आज एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हैं हम। इसमें राजनीतिक दल चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th पॉलिटी एनसीईआरटी का। राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी पॉलिटी। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये चैप्टर भी यहाँ से एक क्वेश्चन से शुरू होता है। मोस्टली जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में किसी क्वेश्चन से ही शुरू हो रहे हैं, उनमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे वो शुरू होता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, चुनाव लड़ती हैं, अपनी सरकार बनाती हैं, फिर जनता की के लिए काम करती हैं। तो राजनीतिक दल कई हो सकते हैं, एक पार्टी है, 2 हैं, 3 हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस चैप्टर में इसी बारे में हम बात करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। कुछ लोग इसमें लोकतंत्र को ही राजनीतिक दल कहते हैं। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें पार्टियां ज़रूर कुछ राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होता है। और वो क्या समझते हैं अब इसमें कि पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं या अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं या अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी ग्रामीण इलाके में जाएं और वहाँ कुछ जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, असाक्षर हैं, उनसे जाकर इस बारे में पता करें कि राजनीतिक दल क्या चीज़ है, राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो उन गाँव के लोगों को जो शिक्षित नहीं हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ पता होता है। इसके बारे में ये नहीं है कि काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोकप्रिय पार्टियां हैं जिनके बारे में सब जानते हैं या कुछ खराब राय रखते हैं, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। अगर हमारे देश में कोई विभाजन हो रहा है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो इस विभाजन का दोषी भी कौन होगा? यहाँ पे इन दलों को ही विभाजन का दोषी माना जाता है। ऐसे में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों के बस कुछ ही देशों में हो और वह गिनती के राजनीतिक दल दे। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं है। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए हैं, इसी बात के बारे में आज इसी सवाल का जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल का मतलब क्या है? क्वेश्चन पहले यही आता है कि राजनीतिक दल से हम क्या समझते हैं। राजनीतिक दल को लोगों के एक संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है कि ये कुछ लोगों का एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार बनाने में सहायता करता है। सो राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है, ऐसे संगठित समूह। राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह हैं जो उसमें राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह हैं जो उसमें राजनीतिक दल को लोगों के लिए एक ऐसे संगठित समूह के रूप में देखा जा सकता है जो चुनाव लड़ने में और सरकार में
राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियों और कार्यक्रम तय करते हैं। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार भी है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का भी प्रयास करते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो राजनीतिक दल लोगों का ही वह स्वरूप है जो कि चुनाव लड़ता है, वहाँ पे चुना जाता है, उसके बाद में वहाँ पर अपनी सरकार बनाता है, ये फिर लोगों के लिए ही काम करता है। अब इसमें कुछ चीज़ें तो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर अभी भी लैक हैं। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है कि किसी विशेष पार्टी ने अपने एक विशेष राजनीतिक दल का यहाँ पर बनाया है या उसका विभाजन किया है। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। पार्टी किसी एक से संबंधित होती है किसी भी एक हिस्से से। अब यहाँ पे देखा जाए तो पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए इसका नाम नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका हुआ होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियां उसके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से भी बताए गए हैं कि 3 प्रमुख हिस्से हैं। किसी भी राजनीतिक दल के अंदर नेता होते हैं, सक्रिय सदस्य होते हैं और अनुयायी और समर्थक होते हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल के 3 स्तंभ बनते हैं। राजनीतिक दल के कार्य क्या है? राजनीतिक दल क्या करते हैं? मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। राजनीतिक दल राजनीतिक दलों को पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। दल इस काम को कई तरह से करते हैं, जैसे दल चुनाव लड़ते हैं और अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए दल उम्मीदवारों को चुनाव कई तरीकों से करवाते हैं। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है और अन्य देशों में जैसे भारत में भी दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दूसरा है इसमें कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हमसे भी सभी की राय अलग अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचार को एक समय साथ लेकर नहीं चलती। लोकतंत्र एक साथ एक समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ ले लेता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियां यही काम नहीं करती। पार्टियां तरह तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती है जिनका कि वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक समेट और कल लगी राय के अनुरूप अपनी नीतियां और ये यहाँ पे तय की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया कि पार्टियां देश के कानून निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना भी पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। अब यहाँ पर और भी है कि दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते भी हैं सरकार को। हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि नीतियाँ और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय केवल राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के हो सकते हैं। पार्टियां नेता चुनती हैं और उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री भी बनाया जाता है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार अपनी सरकार को चला सकें। 5th पॉइंट में आता है कि चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष में अपनी भूमिका निभाते हैं, यानी कि उनके विरोधी पक्ष में बैठते हैं वो।
सरकार की गलत नीतियां हैं, असफलताएं हैं, उनकी आलोचना करना इस विरोधी पक्ष का काम होता है और साथ में वे अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोल बंद कर सकते हैं, ये राइट विरोधी पक्ष के पास होता है। जनमत निर्माण में बात करें तो दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दे को उठाते हैं विरोधी पक्ष के साथ में और उन पर बहस करवाते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उसे संपर्क साधना बहुत आसान काम है। इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। अगर राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ती है सरकार बनाने के लिए? क्यों? दलों के काम की सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था कि हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। दरअसल बात यह है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों को करने के लिए पड़ती है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में लोकतंत्र राजनीति दलों के बिना क्यों नहीं चल सकती। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र और निर्दलीय हो जाएंगे। इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं रहेगा, जैसे आज चाइना के अंदर होता है। सरकार बन जाएगी, उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। गैर दलीय आधार पर होने वाले अगर हम देखें तो पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर इस बात की परख कर सकते हैं। जबकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन कई खेमों में बढ़ जाते हैं और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नजर आते हैं, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, सभी के अंदर हमें ये राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा होता है। हम पढ़ भी चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत बहुत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक जिम्मेवार सरकार का गठन हो सके और उन्हें सरकार का समर्थन करने पर या अंकुश लगाने पर भी रखने पर, नीतियां बनवाने पर, नीतियों का समर्थन करने पर अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरत होगी उसे राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक बहुत अनिवार्य शर्त है, यह कि उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। कितने राजनीतिक दल हो सकते हैं किसी देश के अंदर? लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना लेता है और उसे औपचारिक अर्थ में जाने तो सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल होते हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 है से ज़्यादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने वाले सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ पार्टियां
ही सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना चाहिए, और कई देशों से सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। इसी कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन होता है, उन्हें अनुमति नहीं है किसी और वहाँ पे सरकार बनाने की। वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंद्विता की अनुमति नहीं देती है, इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ ही नहीं मिलता वहाँ। और दल बनाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता है। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक विकल्प उसमें नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति होनी चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी होना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन को देखें तो ऐसी 2 दलीय व्यवस्थाएं हैं, अमेरिका के अंदर भी और ब्रिटेन में भी। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। जब गठबंधन की सरकार बनेगी, 2 या 2 से ज़्यादा कुछ दल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो गठबंधन की सरकार को ही बहुदलीय बोला जाएगा। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर ही सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिलाती हैं, तो इसे गठबंधन या फिर मोर्चा कहा जाता है। और 2004 की अगर देखें तो संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन हुए थे, जैसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत गहल मेल वाली लगती है और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती भी है, पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः अच्छा जवाब नहीं होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है, और इसमें समाज की प्रकृति, उसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास, उसकी चुनाव प्रणाली, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल रहती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला भी जा सकता है। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था अपनी बनाता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था के बारे में देखें तो एक कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम होती हैं। हर देश और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं हो पाता है। अब बात आती है कि राजनीतिक दल बनने के बाद में इन राजनीतिक दलों में जन भागीदारी कैसे काम करती है। कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि ये बात आंशिक रूप से ही सही है, बड़े नमूनों पर आधारित है और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य भी यही बात बताते हैं। दक्षिण एशिया का हम एग्जाम्पल लें तो वहाँ की राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा करती है जनता। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा और बहुत भरोसा के पक्ष में बोले, उनका अनुपात बहुत कुछ भरोसा या फिर पूरा भरोसा बताने वालों से काफ़ी ज़्यादा होता है। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्र पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है और खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से भी ज़्यादा है।
पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद को किसी राजनीतिक दल का करीबी बताने वालों का अनुपात भी इस अवधि में बढ़ता गया। थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोगों के दलगत जुड़ाव में बढ़ोतरी भी हुई थी। अपने को किसी पार्टी से जोड़कर देखने वाले लोगों की संख्या, विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विशेष अपेक्षा कहीं ज्यादा है। ये अगर देखा जाए तो कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। राष्ट्रीय दल से हम क्या समझते हैं? दल का मतलब क्या है? यहाँ पर विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में 2 तरह की राजनीतिक दल होते हैं। एक है संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, और एक है अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। भारत में भी यही स्थिति है कि कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रम और रणनीतियों को ही मानती हैं। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है। आयोग सभी दलों पर, बड़े बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं भी देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती है, तो उससे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का या 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव से बड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर सीट दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर उसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और इस दल को 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें भी मिली। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया है। ये तृणमूल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, सीपीआई। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। ये विभिन्न दल हैं इंडिया में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी, नेशनल कांग्रेस पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये अलग अलग क्षेत्र के, उनके भारत में क्षेत्रीय पार्टियों के अलग अलग ये दल भी यहाँ पे दे रखे हैं। क्षेत्रीय दल इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि अपनी विचारधारा या नजरिए में ये पार्टियां क्षेत्रीय हों। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है। इनकी इन राज्यों में इकाइयां भी हैं और बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां अपने क्षेत्रीय पहचान को लेकर काफी सचेत भी रहती हैं। पिछले 3 दशकों में देखें तो क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज्यादा संपन्न हुई।
2014 तक अगर माने तो किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा से बहुमत नहीं रहा था। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए और 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर भी मिला। हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। राजनीतिक दलों के लिए अब चुनौतियां क्या हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया। लोकतंत्र के कामकाज के लिए राजनीतिक पार्टियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दल ही लोकतंत्र का सबसे ज़्यादा प्रकट रूप है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के कामकाज की गड़बड़ियों के लिए लोग राजनीतिक दलों को ही दोषी ठहराएंगे। पूरी दुनिया में लोग इस बात से नाराज रहते हैं कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते, और हमारे लोकतंत्र के साथ भी यही बात होती है कि आम जनता की नाराजगी और आलोचना राजनीतिक दलों के कामकाज के 4 पहलुओं पर ही केंद्रित रहती है। लोकतंत्र का प्रभावी उपकरण बने रहने के लिए राजनीतिक दलों को इन चुनौतियों का सामना भी करना चाहिए और इन पर जीत हासिल करनी चाहिए। पहली चुनौती है कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। सारी दुनिया में यह प्रवृत्ति बन गई है कि सारी ताकत कुछ एक नेताओं के हाथ में सिमट दी जाती है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती है। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं और कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते हैं। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। उसके पास ना तो नेताओं से जुड़कर फैसलों को प्रभावित करने की ताकत होती है, ना ही कोई और माध्यम। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, क्योंकि कुछ एक नेताओं के पास ही असली ताकत होती है, इसलिए उनसे असहमत होते हैं। उनका पार्टी में टिके रह पाना मुश्किल हो जाता है और पार्टी के सिद्धांतों नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरी चुनौती देखें तो पहली से जुड़ी है कि वंशवाद की चुनौती है, जहां अधिकांश दल अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते, इसलिए सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने और ऊपर आने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। जो लोग नेता होते हैं वे निश्चित लाभ ले लेते हैं और अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जन आधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। यह प्रवृत्ति कुछ प्राचीन लोकतांत्रिक देशों सहित कमोबेश पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तीसरी चुनौती दलों में पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ की है, क्योंकि पार्टियों की सारी चिंता चुनाव जीतने की होती है। इसके लिए कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीका अपनाने से परहेज नहीं करती। वे ऐसे ही उम्मीदवार उतारती है जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसा जुटा सकें। किसी पार्टी को ज़्यादा धन देने वाली कंपनियां अमीर लोग उस पार्टी की नीतियां और फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का भी समर्थन करती हैं और उनकी मदद लेती हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र के समर्थक लोकतांत्रिक राजनीति में अमीर लोग और बड़ी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं। चौथी चुनौती यह है कि पार्टी के बीच में विकल्पहीनता की स्थिति बनी होती है। सार्थक विकल्प का मतलब है कि विभिन्न पार्टियों की नीतियां और कार्यक्रम महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है और प्रवृत्ति दुनिया भर में दिखती है। जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लें तो ब्रिटेन की जो लेबर पार्टी है कंजर्वेटर पार्टी के बीच में अब बड़ा कम अंतर रह गया है। दोनों दल बुनियादी मसलों पर सहमत हैं और उनके बीच अंतर बस ब्यौरे का रह गया है कि नीतियां कैसे बनाई जाएं और उन्हें कैसे लागू किया जाए। अपने देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता दल में आते जाते रहते हैं। उसके बारे में यहाँ पे दिया है। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ है। चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक दल में सुधार हो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार हैं? अगर तैयार नहीं हैं तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है?
दुनिया भर के नागरिक इन सवालों को लेकर बहुत परेशान हैं। ये सवाल जिनका जवाब आसान नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आखिरी फैसला राजनेता ही करते हैं, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का सब ब्यौरा देना पड़ता है, शपथ पत्र के माध्यम से दिया जाता है। नई व्यवस्था में लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं, पर उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं सही हैं या नहीं, ये जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक हम ये बात भरोसे से नहीं कह सकते कि इस व्यवस्था के बन जाने के बाद से राजनीति पर अमीरों और अपराधियों का प्रभाव घटा है या नहीं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया, पर कई बार ऐसा सिर्फ खानापूनी करने के लिए होता है। यह बात अभी नहीं कही जा सकती है कि इससे राजनीतिक दलों में अंदरूनी लोकतंत्र मजबूत हुआ है और इनके अलावा राजनीतिक दलों में सुधार के लिए भी कुछ कदम उठाए गए हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें और अपने संविधान का पालन करें। पार्टी में विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र प्राधिकारी को पंच बनाएं और सबसे बड़े पदों के लिए खुला चुनाव करवाएं। यह व्यवस्था अनिवार्य की जानी चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को खास न्यूनतम अनुपात में करीब 1/3 जरूर टिकट दे। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। यह मदद पेट्रोल, कागज, फोन वगैरह के रूप में भी हो सकती है, या फिर पिछले चुनाव में मिले मतों के अनुपात में नकद पैसा दिया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना, बट मान भी लिया गया हो तो संभव है कि इनसे कुछ सुधार तो होना नहीं है। लेकिन हर राजनीतिक समस्या के लिए महज कानूनी समाधान की बात करते हुए हम सावधान रहना चाहिए। दलों की ज़रूरत से ज़्यादा नियमों से जकड़ना नुकसानदेह भी हो सकता है। इससे सभी दल कानून को दरकिनार करने का तरीका ढूंढने लगेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दल खुद भी ऐसा कानून पास करने पर सहमत नहीं होंगे जिसे वे पसंद नहीं करते। 2 और तरीके हैं जिनसे राजनीतिक दलों को सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है कि राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाने का, और यह काम चिट्ठियां लिखवाना, प्रचार करवाना, आंदोलनों के जरिए काम किया जाना, आम नागरिक, दबाव समूह, आंदोलन, मीडिया के माध्यम से काम करवाना। दलों को लगे कि सुधार न करने से उनका जन आधार गिरने लगा है या उनकी छवि खराब हो गई है, तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार का दूसरा तरीका है कि सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल हो। लोकतंत्र की गुणवत्ता लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी से तय होती है। अगर आम नागरिक खुद राजनीति में हिस्सा न लें और बाहर से ही बातें करते रहें तो सुधार मुश्किल है। खराब राजनीति का समाधान है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक और बेहतर राजनीति। हम इस बात की चर्चा फिर से आखिरी अध्याय में यहाँ पर करेंगे। लोकतंत्र में राजनीति के अब इनके क्वेश्चंस दे रखे हैं, सब क्वेश्चंस बस यही चैप्टर था इसमें।